to my subscriber and my subscriber। तो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ नॉवेल। इसका नाम है इन्फिनिटी ब्लड कोर। यह नॉवेल उन्हीं के द्वारा ही लिखा गया है जिन्हें गुजरन ने रिवरेंड इंसेंटी को लिखा है। चलिए बिना बकवास के स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस नॉवेल में क्या है। चैप्टर वन है जो इसका नाम है व्हेन आई वेक अप, जब मैं जागा। तो मैं इसे हिंदी में ही बोलता हूँ, ठीक है ना। एक डीप फॉरेस्ट, चिलचिलाती धूप, पेड़ों के पत्तियों के बीच की छोटी छोटी दरारों से छनकर रोशनी जमीन पर जा रही थी और वहाँ की हवा उमस भरी हुई थी और भरपूर बारिश के कारण वहाँ की वनस्पतियाँ यानी कि पेड़ पौधे अत्यंत हरे भरे थे। लताएं आपस में मुड़ी हुई थी और वहाँ की जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी, जो एक अवरोध उत्पन्न करती थी चलने में। जीडी एक कैरेक्टर है दोस्तों, यानी कि ये फीमेल कैरेक्टर है। अपनी पूरी ताकत से इसी रेनी फॉरेस्ट में दौड़ रही थी। उसके घुंघरेले काले बाल थे, उसकी त्वचा गेहूं के जैसा था, यानी कि और समझो। उसके चेहरे की सुंदर बनावट उसकी असाधारण सुंदरता को और बिखार रही थी, यानी कि वो बहुत खूबसूरत थी। और उसकी सबसे आकर्षक विशेषता थी उसकी बड़ी नीली आंखें, जो नीलम की तरह ट्रांसपेरेंट थी और चमकती थी। लेकिन इस समय उस आंखें में भय और घबराहट थी। वह हाँफ रही थी, उसका मुंह चौड़ा खुला हुआ था। वह हाँफते हुए जोर जोर से सांस ले रही थी और उसकी छाती में हल्का दर्द हो रहा था। वो पसीने से भीगी हुई थी और उसके शरीर पर कई घावों में पट्टियाँ बंधी हुई थी, क्योंकि जोरदार तेजी से दौड़ने के कारण उसके सफ़ेद पट्टियों पर लाल खून के धब्बे लगे हुए थे। वह बोलती है, तेज दौड़ो, मुझे उस जगह से दूर जल्द जाना होगा। जीडी ने खुद को हिम्मत दिया, लेकिन वह तेज नहीं दौड़ सकती थी, क्योंकि उसके कंधों पर एक मोटी रस्सी लटकी हुई थी जो किसी भारी चीज़ को खींच रही थी। उसकी दौड़ने की गति बहुत धीमी हो गई थी। वो कहारती। अचानक दूर से एक तेज दर्दनाक चीख गूंजी। कुछ देर बाद भेड़ियों के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। लड़की का शरीर ऐसे काँप रहा था मानो उसे बिजली का झटका लग गया। वह दर्द से तड़प रही थी। फिर किसी राक्षस के पंजों की तरह संकट अति आवश्यकता की भावना ने उसके दिल की पूरी तरह से जकड़ लिया। ऐसे उसे लगा और संकट आने वाली है। उसी क्षण उसके दिमाग में केवल एक ही आवाज़ गूंज रही थी, भागो भागो, सब कुछ पीछे छोड़ दो, किसी और चीज़ की परवाह मत करो, वरना तुम उस भेड़िए द्वारा मार दिए जाओगे। ठीक वैसे ही जैसे उन नाइटों को मार दिया गया जो मेरी रक्षा के लिए थे। उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, कीमा बना दिया गया और फिर अंत में उसके पेट में निगल लिया गया भेड़िया द्वारा। लड़की का चेहरा राख जैसा सफ़ेद पड़ गया और उसकी निगाहों में भय झलक रहा था। फिर भी जब उसकी नज़र पीछे पड़ी तो वह फिर से दृढ़ हो गई। जिस रस्सी को वह खींच रही थी, उसका पिछला सिरा एक स्ट्रेचर से मजबूती से बंधा हुआ था। स्ट्रेचर मतलब एक मानो कुछ लकड़ी का बना होगा जिस पर कोई इंसान सोता है। हॉस्पिटल में देखा ना स्ट्रेचर, उसी तरह उस पर एक लड़का लेटा हुआ था, जो किसी अज्ञात कारण से यानी कि अलग ही करने से उसकी आंखें बेहोशी में हालत में बंद थी। फिर भी उसके सुनहरे चमकते बाल और आकर्षक रूप से वह स्वाभाविक रूप से कुलीन यानी कि नोबल फैमिली से था। वह युवक
यानी कि जो लेटा हुआ था स्टेशन पर उसके लिए बोझ था, जीटी के लिए जो उसे खींच रही थी। इस लाइफ और डेथ के सिचुएशन में अपने से भी भारी बोझ को ढोना, वो अपने ही पैरों तले रौंद रही थी, यानी कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही थी। स्ट्रेचर पर लेटे लड़के को देखते हुए जीडी ने दर्द से दांत पीस लिए। फिर उसने अपने दिल में उठ रही घबराहट और बेचैनी को काबू में किया और मौत के आसन दबाव को सहते हुए दृढ़ता से स्ट्रेचर को खींचने लगी और बढ़ती रही। उसने अपने सामने की लताम को हटाते हुए अपने कोमल शरीर का उपयोग करते हुए झाड़ियों को दीवारों से तोड़ते हुए आगे बढ़ने के बाद उसके चारों ओर घना जंगल विरल और बिखरा हो गया, जिससे नीला आकाश प्रकट हो रहा था। बहते पानी की आवाज़ उसके कान में पड़ी और कुछ ही देर बाद उसकी नज़र के सामने एक छोटी सी नदी दिखाई दी। उसने देखकर अंदाज़ा लगाया कि नदी का पानी शायद उसकी कमर तक ही होगा, लेकिन इतनी आसानी से नदी पार करने की उसकी हिम्मत ही नहीं थी। इस सुनसान आइसलैंड के हर कोने पर खतरा मंडरा रहा था, यानी कि वो लोग आइसलैंड कहते हैं। मुझे अपनी स्विच ब्रिज का इस्तेमाल खतरे का अंदाज़ा लगाने के लिए नहीं करना चाहिए। मुझे लगभग यकीन है कि इस छोटी नदी में कोई खूंखार मगरमच्छ या कोई ऐसा मछली हो जिसका बड़ा झुंड छिपा हुआ हो, जुडी सोचती है। पहले तो उसके साथ 16 अंगरक्षक थे, यानी कि 16 नाइट थे जो कि मारे गए थे, मैंने पहले बताया था। लेकिन अब केवल वह एक लड़का जो पीछे स्टेशन पर था वही बचे थे। इस जर्नी के दौरान उसके नाइट ने एक एक करके अपनी जान गंवा दी, जिससे इस एकांत आइसलैंड के जंगल का खौफ स्पष्ट होता है। डैम इट, काश मैं अब भी जादू का इस्तेमाल कर पाता, लड़की सोचती है और कुछ देर तक देखती रही। ओट को दबाते हुए उसने नदी पार करने का फैसला किया। उसके पीछे विशाल कई भेड़िया शायद डेथ घोट के अवतार की तरह उसका पीछा कर रहा था और उसे खा जाना चाहता था। हालांकि लड़की घबराई नहीं, लेकिन उसने अपनी सोचने समझने की सब क्षमता पूरी तरह नहीं खोई थी। वह अब भी स्थिति को लेकर सचेत और समझदार थी। उसने भारी स्ट्रेचर को घसीटा और नदी के किनारे चली गई। थोड़ी देर बाद उसने एक छोटा सा पेड़ देखा जो एक तरफ से झुका हुआ था, यानी कि नदी किनारे पर एक पेड़ था जो झुका हुआ था। उसका तना था जो उस किनारे से शुरू होकर हवा में ऊपर उठता हुआ दूसरे किनारे तक फैला हुआ था, यानी कि एक पुल की तरह मान लो दोस्तों। तो वह केयरफुली जांचने के बाद लड़की को पता चला कि पेड़ पर कोई विषैला सांप, कांटे, बिच्छू नहीं है। हालांकि पेड़ का तना कई लाइकनों से ढका हुआ था, यानी कि हाथी समझते हैं ना, काई इसमें लगा हुआ था। काई, फंगी, यही सब। इसकी सतह बेहद फिसलन भरी हुई थी। भले ही वह अकेली थी इस पेड़ के तने पर चढ़ रही थी। जरा सी भी लापरवाही उसे नदी में गिरा सकती थी। उसके ऊपर अतिरिक्त बोझ की बात तो अलग ही थी, यानी कि वह लड़का स्ट्रेचर पर लेटे युवक की आंखें कसकर अभी भी बंद थी। वह गहरी बेहोश में था। शायद उसे युवक को वहीं छोड़ देना चाहिए। इस बेहोश युवक को या लड़के को बोलो, नदी को पार ले जाना बहुत जोखिम भरा था और कठिन था। तुम भी सोचो यार, कैसे बचेगा? एक तो बेहोश है, एक तो पेड़ पर चढ़ते जाना है ऊपर।
फिर लड़की ने दांत पिसते हुए जल्दी से स्ट्रेचर के चारों ओर बंधे रस्सी खोल दी। फिर उसने युवक को अपनी पीठ पर ला दिया। अरे बाप रे! और रस्सी को उनके शरीर के चारों ओर कसकर लपेट दिया। इसके बाद लड़की ने अपने जूते उतारे और उन्हें रस्सी और उनके शरीर के बीच की दरारों में ठूस दिया। अंत में उसने गहरी सांस ली और पेड़ के तने की और बढ़ने लगे। यार कैसी करेक्टर है यार, हमने तो जा ही जाएंगे। वो बोलती है मैं कर सकती हूँ जीडी। तो बोलती है ओ जीडी, तुम्हें यहाँ नहीं गिरना चाहिए, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। तुम विस्टेरिया की एक अध्यक्ष हो, तुम्हें अभी भी पिताजी का बदला लेना है। वह बोल रही थी, खुद को समझा रही थी। बहादुर लड़की ने अपना अवलोकन बढ़ाया। पेड़ के तने पर रेंगते हुए वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। आगे की ओर टकटकी लगाए रही। फिर अंततः वह सफलतापूर्वक पेड़ के उस पार चढ़ गए। 2 लोगों को भाग्य के कारण जब लड़की दूसरे किनारे पहुंची तो पेड़ का तना पूरी तरह से जमीन पर दब गया। यानी कि उस ओर का जो पेड़ था ना, पेड़ का सिक्का यहीं पर धंस गया। तुम तो समझ ही रहे। इससे लड़की के लिए जमीन पर उतरना आसान हो गया। 2 लोगों के भार के बिना पेड़ उछलकर वापस ऊपर आ गया। अब भार हटा तो ऊपर तो जाएगा ही ना। अपनी शाखाओं और पत्तियों को साथ लेकर जिससे तेज हवा चलने लगी। युवक रोने से उसकी सारी ताकत खत्म हो गई थी। वह घुटनों के बल गिर पड़ी और अपने हाथों के सहारे खुद को संभालने लगी। फिलहाल उठने में वह असमर्थ थी। उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया था और उसके हल्का चक्कर भी आ रहा था। पसीना उसकी नाक पर थोड़ी सी तेजी से टपक कर घास पर गिरने लगे। लड़की ने कुछ देर तक हाँफते सांसें ली और धीरे धीरे चक्कर कम होने लगा। उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई कि उसने ये पार कर दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने सच में कर दिखाया, मैं सचमुच पार हो गई, उससे बोलती है। हालांकि कुछ ही समय बाद उसे अपने अंगों में सूनापन महसूस होने लगा। थकान के कारण उस पर हावी होने लगी थी। यानी कि उसके शरीर जवाब देने लगा था। इतना देर से दौड़ते हुए और उसे खींचते नहीं था। अचानक एक भेड़िए की दहाड़ जोर से गूंजी। एक बछड़े के आकार की आकृति घनी झाड़ियों से बाहर निकला। लड़की का शरीर और मन कतरा उठा। जब उसने अनजाने में पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक विशाल गहरे नीले रंग का एक भेड़िया दिखा दिया। उसी क्षण उसकी आंखें एकदम तन गई, वाइडली ओपन हो गई। उसे लगा जैसे वह किसी बर्फीले खाई में गिर गई हो। उस विशालकाय भेड़िए ने अपने दांत दिखाए, जिनके बीच में ताज़ा मांस के टुकड़े लटके हुए थे। भेड़िए की आंखें लाल थी, उसमें क्रूरता थी, किलिंग इंटेंट था और वह लड़की को घोट रहा था। लड़की नदी के किनारे झाड़ियों में गिर पड़ी डर के मारे। वह इतनी जल्दबाजी में पीछे मुड़ती कि वह अपनी पीठ पर बैठे युवक को भूल ही गई थी। उसके वजन के कारण उत्पन्न तीव्र बल से लड़की जमीन पर गिर गई। उसकी दुर्बलता और दयनीयता ने भेड़िए ने क्रूर स्वभाव को और भी भड़का दिया। फिर भी भेड़िया नदी के दूसरे किनारे पर ही डटा रहा। यानी कि वो दोनों अलग हैं। भेड़िया उस तरफ है, लड़की इस तरफ है। लेकिन भेड़िया गया नहीं। वह वहीं
उछल कूद कर रहा था, इधर उधर चक्कर लगा रहा था, कल कल करती नदी को देखता रहा। उसके हाव भाव में भय स्पष्ट झलक रहा था। भेड़ियों के इस तरह व्यवहार करते देख लड़की को तुरंत समझ आ गया कि उसके पहले के कार्य कितने अच्छे थे जो वह इस पर आ गए। हालांकि भेड़िए ने भी पेड़ का तना देख लिया था, फिर उसने भी लड़की की तरह अचानक नदी के दोनों किनारों पर फैले पेड़ पर कदम रखा। हालांकि उस विशाल भेड़िए का शरीर जो मांसल भी था, फिर भी उसने अपना संतुलन बनाए रखा और लड़की से कुछ तेज गति से पेड़ पार कर गया। पेड़ पर चढ़ गया, पूरा पार नहीं किया अभी। सदमे के बीच लड़की को ऐसा लगा जैसे उसे बिजली का झटका लग गया हो। हड़बड़ी में उसने एक खंजर निकाला और अपने शरीर के चारों ओर लिपटी रस्सी को काटा। फिर उछलकर खड़ी हो गई और लटकते हुए पेड़ के तने की ओर दौड़ पड़ी। पेड़ के तने पर प्रहार किया और वो तुरंत ही हिलने लगी, यानी पेड़ हिलने लगा। हालांकि पेड़ बहुत ज़्यादा नहीं हिला, फिर भी इससे विशाल भेड़ियों को काफ़ी असुविधा हुई, क्योंकि वो आ रहा था भेड़िया हिलने लगा। संतुलन बिगड़ने और नदी में लगभग गिरने से बाल और बचने के कारण भेड़िया हताशा में फिर से अपने किनारे की ओर लौट गए, दूसरी ओर चले गए। भेड़िया लड़की पर गुर्राया, अपने नुकीले दांतों दिखाते हुए इसे क्रोध बढ़ता ही गया उसका भेड़िया का। लड़की ने विशालकाय भेड़िए को सफलतापूर्वक रोक लिया था और इसलिए वो बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशी तुरंत पछतावे में भी बदल गई। मुझे उस दुष्ट जानवर को पेड़ के तने के बीच तक पहुंचने देना चाहिए था, नहीं तो मैं उसे नदी में गिरा देती। यानी वो डर के मारे तुरंत चले गए, जिससे भेड़िया बीच में आया भी नहीं। बीच में आता तो शायद गिर भी जाता, बहुत पछतावा कर रही थी। लड़की और विशाल का भेड़िया नदी के विपरीत किनारों से एक दूसरे के सामने आ गए। भेड़िया लगातार दहाड़ता और पीछे हटने से इनकार कर दिया। अरे यार, क्या हो जाता है मुझे। लड़की की निगाहें उस विशाल गाय भेड़िए पर टिकी रह गई और उसने एक पल के लिए आराम करने का भी हिम्मत नहीं किया। भेड़िया पेड़ के तने पर चढ़ने की कोशिश भी करता, लड़की उस पर प्रहार करता, पेड़ गिरता और वो नीचे उतर जाता। कुछ ही क्षणों बाद लड़की ने आखिरकार यह निष्कर्ष निकाल लिया कि जल्दबाजी में किया गया उसका काम सही था और ठीक ठाक अनुमान नहीं लगा सकती कि विशाल भेड़िया कितनी दूर तक छलांग लगा सकता था। एक छोटे से हिस्से को पार करने के बाद शायद भेड़िया सीधे दूसरे किनारे पर छलांग लगा सकता था। ये भी सही है। अगर वो भेड़िया को किसी तरह हिलाकर नदी में गिरा भी देते तो ये पता भी नहीं था कि पानी के चेपे खतरे उस पर कोई असर डालेंगे भी या नहीं डालेंगे, और अगर डाल भी दे तो क्या वो उस विशाल भेड़िया को रोक पाएगा। इसीलिए सबसे सुरक्षित तरीका यही था कि भेड़िए को कोई मौका नहीं देना चाहिए। जब तक वो पेड़ के तने पर चढ़ने की कोशिश करता, लड़की उसे परेशान कर रोक देते। समय बीतने के साथ साथ भेड़िए ने कई बार प्रयास किया, लेकिन कभी सफल नहीं हुआ। अंततः वह क्रोधित होकर मुड़ा और फिर झाड़ियों में ही चला गया। क्या ही कर सकता है, यहाँ जाने भी नहीं दे रहा है। लड़की स्तब्ध खड़ी रह गई। कुछ सांस लेने के बाद उसे होश आया और वह जमीन पर गिर पड़ी। घबराहट से सुन पड़ा उसका फेस धीरे धीरे सामान्य हुआ और पिघलती बर्फ की तरह उसके दोनों गालों पर आंसू बहने लगे। देखिए वो रो रही थी। अंततः उसने जीवन का एक नया अवसर मिला था। इतना कहते ही लड़की सिसकने और रोने भी लगे।
इसके पैर मुड़े हुए थे और पंजे नंगे थे। यानी कि पैर आ रहे उंगलियां से समझे नहीं यार, मैं हिंदी में एक्सप्लेन करा तो जो इंग्लिश से पढ़ना चाहिए। उसे अब तक जूते पहनने का भी समय नहीं मिला था। पेड़ पर चढ़ने के कारण उसके पैरों में गहरे घाव भी हो गए थे और उसके नाखून भी टूट गए थे। उससे खून बह रहा था। उसने अपना सिर अपने मुड़े हुए पैरों में छिपा लिया और सिसकियों कारण के कंधे हल्के से कांप रहे थे। तो तुम समझ सकते हो वह सूर वो कैसी हालत में है अभी। लेकिन इसके बाद जैसे ही बिजली का एक झटका लगा, लड़की ने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थी, चेहरे पर आंसुओं के निशान साफ दिख रहे थे और उसके चेहरे पर एक सत्य में संदेह और घबराहट के भाव साफ साफ झलक रहे थे। क्या भेड़िया सचमुच इस तरह हार मान रहा है? वो संभव नहीं है, लेकिन वो सोचती है। पिछले कुछ दिनों के अपने भयानक अनुभव को याद करते हुए लड़की को लगा कि भेड़िए ने हार मानने की संभावना अधिक है। हो सकता है, वो बोलती है, हो सकता है कि वह मुड़कर झाड़ियों में घुस गया हो और मुझे अपंग कर दे। शायद इसमें वो नदी के किनारे दूसरा रास्ता ढूंढ रहा हो। शायद वो नदी पार कर चुका हो और तेजी से हमारी ओर आ रहा हो। ये सोचते हुए लड़की को रोंगटे खड़े हो गए। उसे क्या करना चाहिए? क्या वह युवक को पकड़कर वापस पेड़ के तने पर चढ़ जाना चाहिए? इस बात को नज़रअंदाज करते हुए कि पेड़ का तना जमीन से एक निश्चित ऊंचाई पर था, इससे युवक को सांस लेकर चढ़ने के लिए कठिन हो जाता। अगर भेड़िया अभी भी दूसरी तरफ था तो वह क्या कर सकती थी? पेड़ के तनों के बीच बीच चढ़कर वहीं रुक जाना, यह तो और भी मुश्किल था। शारीरिक रूप से बहुत थकाने वाला भी था। लड़की को अपनी वर्तमान यानी प्रेजेंट शारीरिक स्थिति का पूरा एहसास था। उसे विश्वास नहीं था कि वह दोबारा पेड़ के तने पर चढ़ के चढ़ाएगी या नहीं। उस घटना को याद करके उसका दिल और डर से भर गया। क्या वह उस युवक को ढूंढना जारी रख पाएगी? अगर वह उस विशालकाय भेड़िया उसका पीछा करता रहा तो यह निश्चित रूप से उसकी मौत का कारण बनेगा। भले ही वह कुछ भी न ढो रही हो, वह भेड़ियों की गति का मुकाबला नहीं कर पाएगी। ऐसे में मेरे पास सिर्फ एक ही आखिरी विकल्प बचता है। लड़की की आंखों में अटूट संकल्प चमक रहा था, दिखाई दे रहा था। वह जल्दी से लड़के के पास लौट गई, जमीन पर आधा घुटने टेक कर बैठ गई और अपने छाती से अपने चेस्ट एक सफ़ेद रंग का एक क्रिस्टल निकालती है। लड़की ने अपनी सारी शक्ति एकाग्र यानी कि एक जगह पर कर ली और उस सफ़ेद क्रिस्टल को एक्टिव करने की पूरी कोशिश की। उसने काफ़ी देर तक क्रिस्टल को लड़के के सिर के ठीक ऊपर स्थिर रखा। क्या यह सचमुच काम नहीं करेगा? नहीं, यही मेरा आखिरी उम्मीद है। चाहे कितनी भी कम संभावना हो, उसका दिल बेचैन होता जा रहा था और वह फुसफुसाते हुए बोली, जल्दी करो, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, कृपया इसे एक्टिवेट कर लो। मानो उसकी प्रार्थना सुन ली और वो सफ़ेद क्रिस्टल लगभग न के बराबर चमकने लगा। लेकिन जैसे ही लड़की ने उस हल्की सी चमक को देखा, उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। यह काम करता है। जब तक जादू का स्तर काफ़ी ऊंचा है, यानी कि मैजिक का स्तर काफ़ी ऊंचा है, यह मैजिक की
पाबंदी को पार कर सकता है। हालांकि इसकी शक्ति और उसका इफेक्ट काफ़ी कम हो गए हैं। उस व्हाइट क्रिस्टल स्तंभ से निकलने वाला प्रकाश धीरे धीरे ज्वलित होने लगा, यानी कि चमकने लगा, और फिर पानी की तरह वह बनकर एक तरल यानी कि एक फ्लो लाइन के रूप धारण कर लिया, जिससे वह मिल्की वाइट आह्वान कर रही थी। उस जो फ्लूइड बना था कंडेंस होकर, उस फ्लूइड की वह छोटी सी धारा वह उस युवक के माथे पर गिरी और एक मैजिकल तरीके से उसकी त्वचा में ही समाहित हो गई, घुल गई समझ। उसकी क्षणिक क्षण में वही समय में क्रिस्टल को थामे रखने के संघर्ष के कारण जीडी का पूरा चेहरा पीला हो गया। उसके माथे पर पसीना नहीं था और उसका शरीर लड़खड़ा रहा था। क्रिस्टल स्तंभ का रंग भी ऊपरी सिरे से धीरे धीरे कम होने लगा था और वह धीरे धीरे पत्थर में तब्दील होने लगा था। हिम्मत रखो, मुझे आगे बढ़ना ही होगा, मैं बीच में हार नहीं मान सकती। जीडी ने अपने शरीर की बची हुई सारी शक्ति निचोड़ ली, मानो वो खुद को सम्मोहित कर रही हो और लगातार अपनी कैपेसिटी की सीमाओं को भी चुनौती दे रही थी। जब तक क्रिस्टल का आधा रंग फीका बढ़ गया, यानी कि उसकी रोशनी चली गई, तब तक वह अनकॉन्शियस अवस्था में पहुंच चुकी थी। बस उसका जुनून ही उसे आगे बढ़ा रहा था। मुझे तुम्हें जगाना ही होगा। हाउ विल अचानक एक भेड़िए की दहाड़ गूंजी और गायब हो चुका वह विशाल नीला भेड़िया फिर से घनी झाड़ियों से अत्यंत तेजी से बाहर निकला। उस पल मानो मौत उसके पास आ गई हो, जिद्दी भयभीत हो गई, यानी कि वो डर गए। उसका कमजोर शरीर फिर कांपने लगा। जब उसने अनजाने ऊपर देखा तो पाया कि उसका चेहरा भेड़िए के शरीर से ढका जा चुका था, कि भेड़िया उसके ऊपर आ चुका है भाई। उसने देखा कि विशाल भेड़िया हवा में उछलकर उसकी ओर झपट्टा मार रहा। उस पर मानो समय थम सा गया। भेड़िया का मुंह चौड़ा खुला हुआ था, उसके भयानक दांत और टपकती धार साफ दिखाई दे रही थी। क्या मैं मरने वाली हूँ? जीडी ने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। उसकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि सारी शक्ति क्रिस्टल को जगाने में चले गए यार। तो क्या वो करेगा? तो अनपोजनी होगी। मैं हार नहीं मानूंगी, वो उससे बोलती। इस डेथ की सिचुएशन में उसकी सांसें उस पर हावी होने लगी थी। तभी उस लड़की की बैंगनी आंखें, उसकी अंतिम आशा, उसके हाथों में वह मौजूद क्रिस्टल पर टिक गई। क्रिस्टल का 2/3 हिस्सा अपनी चमक खो चुका था, पत्थर में बदल चुका था, फिर भी 1/3 हिस्सा तो बचा हुआ था। अब कोई आशा शेष नहीं था। उस पल भर में उसकी सारी ताकत छिन गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसका सिर झुक गया और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु होने वाली ही थी, उसके हाथों में कुछ कांपा। फिर एक धमाका होता है, वो क्रिस्टल होता है अनगिनत टुकड़ों में टूट जाता है और लड़की अचंभित होकर अपने आगे पलटी गई। फिर उसने देखा कि युवक जाग उठा, वह लड़का जाग उठा। सुनहरे बालों और नीली आंखों वाला वह सुंदर लड़का अचानक एक तरफ पलटा, फिर अपना पैर उठाकर लात मारा।
पैसे लाता रहा। उसकी हरकतें फुर्तीली और मजबूत थी, सीधा और कारगर। हालांकि उसका शरीर कमज़ोर लग रहा था, लेकिन उस पर उसने अपनी प्रचंड शक्ति यानी कि पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया। उसने जोरदार लात से हवा का एक झोंका उठा। विशाल भेड़िया उससे बच नहीं पाया और सीधी लात के चपेट में आ गया। जोरदार हमले से भेड़िया दूर जा गिरा और उसकी चीख अचानक रुक गई। युवक ने अपने हाथों से खुद को सहारा देने का अवसर लिया और गुस्से में उसे घूमने लगा। भेड़िया लड़की की पुतलियाँ थोड़ी सी उड़ गई और उसकी सांसें रुक गई। लड़के के पतली और कमजोर पीठ को हाँकते हुए उसने ऐसा लगा मानो वह किसी पहाड़ की चोटी को उभरते हुए देख रहे हो। तो यहीं पर चैप्टर 1 ख़त्म होता है। हाँ यार, मैंने हिंदी में किया तो कुछ बातें ऐसे हुई जो मुझे समझना था डिफिकल्ट हो, शायद आप पूरे समझ चुके हैं या फिर अगली बार से मैं देखूँगा इसे इंग्लिश में